फ्रांस के संविधान की मुख्य विशेषताएं। फ्रांस का संविधान जो अभी वर्तमान में लागू है उसे 29 दिसंबर 1958 को स्वीकार किया गया था, जिसे द गॉल का संविधान कहा जाता है। चौथे गणतंत्र की असफलता के बाद फ्रांस में पांचवें गणतंत्र की स्थापना की गई, जिसके प्रणेता जनरल डे गॉल थे, जिनकी आकांक्षा थी कि एक ऐसी कार्यपालिका का निर्माण किया जाए जो सत्तापूर्वक कार्य करने के योग्य हो और फ्रांस की जनता या फ्रांस के समुद्र पारी अधिकृत प्रदेशों के मध्य अच्छे संबंधों की स्थापना कर सके। इन्हीं दो प्रमुख इच्छाओं के साथ नवीन संविधान के कुछ प्रमुख लक्षण हमें दिखाई देते हैं। पहला है निर्मित और लिखित स्पष्ट संविधान। पांचवा गणतंत्र यह एक नवीन संविधान लगभग 40 पृष्ठों में लिखा गया एक प्रेम्बल है, जिसके अतिरिक्त 15 शीर्षक हैं और 94 धाराएं हैं, जिसे 2 घंटे में आसानी से पढ़ा जा सकता है। राजशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि यह संविधान सुंदर और पूर्णतः तर्कसंगत नहीं है। यह एक अव्यावहारिक, अर्ध-राजात्मक, अर्ध-अध्यक्षात्मक और अस्थायी है। संविधान के विषय में इस प्रकार के विचार बहुत हद तक इसलिए प्रकट किए गए हैं क्योंकि संविधान में किसी भी मौलिक शासन पद्धति को नहीं अपनाया गया है, किंतु उसे विरोधी शासन पद्धतियों की रंगभूमि बना दिया गया है। संविधान अनेक स्थानों पर अस्पष्ट है। इसके अनेक प्रावधान की शब्दावली भी इस तरह की है कि उसके अनेकार्थ निकलते हैं। इसलिए ये कहना अनुचित नहीं होगा कि ये संविधान निश्चित ही निर्मित लेकिन लिखित और अस्पष्ट संविधान है। इसकी प्रस्तावना में ये कहा गया है, जिसमें देश के आदर्श, लक्ष्य और स्रोत और राजनीतिक ढांचे की घोषणा भी नहीं की गई है, बल्कि नागरिक अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय आभार, फ्रेंच संघ की चर्चा की गई है। नागरिकों के संबंध में प्रस्तावना में कहा गया है कि सभी मनुष्यों को बिना किसी भेदभाव के रहने का अधिकार है। उदाहरण के लिए स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं। नागरिकों को आजीविका प्राप्ति करने का अधिकार है, कार्य करना का अधिकार है, हितों की रक्षा का अधिकार है, व्यापारिक संघ में सम्मिलित होने का अधिकार है। राष्ट्र की ओर से प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को उसके विकास के लिए आवश्यक उचित व्यवस्था का विश्वास दिलाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आभार की दृष्टि से भी प्रस्तावना में उल्लेखित है कि फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करेगा, दूसरे देशों को जीतने के लिए युद्ध नहीं करेगा और किसी भी देश की स्वतंत्रता के विरुद्ध अपनी सेनाओं को प्रयोग नहीं करेगा। पांचवें गणतंत्र के संविधान की प्रस्तावना में भी उपर्युक्त तीनों मूल बातों का समावेश किया गया है। इसकी संप्रभुता में संविधान की धाराएं 2, 3 और 4 सम्मिलित हैं। धारा 2 के अनुसार फ्रांस अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ही इस राष्ट्र के आदर्श हैं। धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय प्रभुता जनता में निहित है, जिसका प्रयोग जनता अपने प्रतिनिधियों और लोक निर्णय के द्वारा करती है। फिर आता है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। नवीन संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, किंतु यह एक तरह से अर्ध संसदीय प्रणाली है, क्योंकि मंत्रिमंडल धारा सभा के सम्मुख पूर्णतः उत्तरदायी नहीं है। प्रधानमंत्री का चुनाव राष्ट्रपति करता है, जिसको साधारण शक्तियों के साथ साथ कुछ असाधारण शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, वह कई विषयों में अमेरिकन राष्ट्रपति के समकक्ष है और शक्तिशाली है। फ्रांसीसी संविधान में भी अमेरिकी संविधान का अनुसरण करते हुए कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से अलग रखने का प्रयास किया गया है। फिर आता है एकात्मक और केंद्रीकृत शासन प्रणाली। नवीन संविधान में केंद्रीकरण की इस परंपरा को बनाए रखा है, जो फ्रांस के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास का एक स्थायी लक्षण है। इस संविधान में परिवर्तन करना भी
काफ़ी मुश्किल है। इसलिए यह संविधान दुष्परिवर्तनशील कहा जाता है, क्योंकि इसकी संशोधन पद्धति अत्यधिक कठिन है। इस अनुच्छेद 89 के अनुसार संविधान में संशोधन के लिए पहल करने की शक्ति प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर गणतंत्र के राष्ट्रपति और पार्लियामेंट के सदस्यों के हाथों में रहेगी। सरकार या संसद का संशोधन संबंधी विधेयक असेंबलियों के द्वारा एक ही रूप में पास होना आवश्यक है। यद्यपि संविधान के भीतर मौलिक अधिकारों के बारे में कोई अध्याय नहीं जोड़ा गया है, फिर भी संविधान नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताओं का आश्वासन प्रदान करता है। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि कोई भी नागरिक को निरंकुश ढंग से बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। संविधान के इस सिद्धांत को लागू करने का उत्तरदायित्व न्यायपालिका पर छोड़ दिया गया है। पंचम गणतंत्र के संविधान की धारा 1 एवं 77 और 78 में समाज के एक नवीन विचार का प्रतिपादन किया है। धारा 1 में कहा गया है कि गणतंत्र और समुद्र पारी उपनिवेशों की जनता जो नए संविधान को स्वीकार कर ले, इस प्रकार हम एक नए समाज की स्थापना करेंगे। धारा 80 के अधीन राष्ट्रपति समाज की अध्यक्षता और उसका प्रतिनिधित्व करेगा। धारा 81 के अनुसार समाज के सदस्य राज्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे और राष्ट्रपति प्रत्येक सदस्य राज्य को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेगा। धारा 82 के अनुसार कार्यकारिणी परिषद का सभापतित्व भी समाज का राष्ट्रपति ही करेगा। धारा 83 के अनुसार सीनेट के सदस्य गणतंत्र की संसद और सदस्य राज्यों की संसदीय परिषदों के प्रतिनिधि होंगे। धारा 86 के अनुसार किसी भी सदस्य राज्य के समाज से बाहर निकालने की रीति को भी निर्धारित किया गया है। संविधान की धारा 88 में कहा गया है कि गणतंत्र या समुदाय या समाज उन राज्यों से समझौते कर सकता है जो अपनी सभ्यताओं को विकसित करने के लिए समाज से मिलकर संघ बनाना चाहते हैं। पंचम गणतंत्र के संविधान की एक अति प्रमुख विशेषता राष्ट्रपति की स्थिति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। जहां 1946 के संविधान में राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भांति नाममात्र और संवैधानिक प्रधान था, वहीं 1958 के संविधान के अंतर्गत एक अत्यंत शक्तिशाली राष्ट्रपति बन गया है। राष्ट्रपति का पहले की तुलना में अधिक शक्तियों से साराबोर किया गया है। राष्ट्रपति ही मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रीय सभा को भंग भी कर सकता है। इसीलिए आलोचकों ने इस संविधान को राजतंत्रात्मक संविधान या संसदीय राजतंत्र तक कह दिया है। पंचम गणतंत्र के संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत का भी प्रयोग किया गया है। कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से अलग करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा न होकर एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संविधान की विशेषताएं भी हैं, जैसे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, किंतु एक ऐसे अधिकरण की स्थापना की गई है जो शासकीय और संसदीय नियमों की वैधानिकता पर विचार करके अपना निर्णय दे सके। इन्हें संवैधानिक परिषद का नाम दिया गया है। संविधान ने यह असंभव बना दिया है कि एक व्यक्ति, मंत्री और संसद सदस्य एक साथ बना रह सके। यदि राष्ट्रीय सभा या सीनेट का कोई सदस्य मंत्री बना दिया जाता है तो उसे सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। संविधान में 2 परामर्शदात्री सभाओं का उल्लेख भी किया गया है, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यायपालिका की उच्चतर परिषद। संविधान में राजनीतिक दलों के भागों को भी मान्यता दी गई है। इस प्रकार पहली बार एक लोकतांत्रिक विधान में न केवल राजनीतिक दलों को निर्देशित किया गया है, बल्कि उन्हें राजनीतिक जीवन का एक साधारण अंग भी मान लिया गया है।